पूरे भारत का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पहला राज्य बना है जिन्होंने विमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्ट की है, पहले ही सीजन में चैंपियंस। वाह, मेरे लिए तो ये एक बहुत खास फीलिंग है। सिर्फ टैलेंट या पोटेंशियल हो के आप चैंपियन नहीं हो सकते, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी तो डेफिनेटली हमको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, कुछ कठिनाइयां आई। चैंपियनशिप या कोई भी टूर्नामेंट को एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं देखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपके दिमाग में हवा नहीं जाएगी, आप चने के झाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। मेरी कोचिंग फिलोसॉफी के बारे में अगर हम कहें तो मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये मानना है कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इट्स अ टीम गेम, करेक्ट। तो मेरे लिए टीम वर्क सर्वतोपरि है, सबसे ऊपर है। और टीम वर्क के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। मैचेस देखते समय हम बहुत आसानी के साथ किसी प्लेयर, किसी कैप्टन या फिर किसी कोच के ऊपर कुछ टिप्पणियां कर देते हैं, जैसे कि उस प्लेयर ने वो शॉट खेलना नहीं था, या फिर उस कैप्टन ने वो और किसी और बॉलर से कराना था, या फिर हम ये यहाँ तक बात करते हैं कि यार किसी कोच में ही कुछ कमियां है जो टीम अच्छी नहीं कर पा रही है। और इसी के उलट वाइस वर्सा हम उन प्लेयर्स, कैप्टन और कोच की कभी कभार तारीफ भी कर देते हैं। सो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक प्लेयर कैसे बनता है, कैप्टन कैसे टीम को चलाता है, और कोच इन दोनों को, मतलब प्लेयर और कैप्टन को लेके कैसे टीम को मैनेज करते हैं। और मुझे लगता है किसी भी टीम को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है एक सुपर कोच का। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही स्पेशल कोच को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जिन्होंने हाल ही में विमेन्स महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में पुणे वॉरियर्स टीम के हेड कोच रहते हुए चैंपियन का खिताब हासिल किया है। सो मैं स्वागत करना चाहता हूँ चैंपियन कोच मंदार दळवी सर का। स्वागत है सर आपका। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच शरद। यस सर। सर, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम दिया, और दूसरी बात, आपके अनुभव से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप कुछ दो शब्द कहना चाहोगे? यस, जरूर कहना चाहूंगा शरद। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, तुम्हारे चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे इनवाइट किया है। और दूसरा, मैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, विमेन्स महाराष्ट्र प्रीमियर लीग जैसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके महाराष्ट्र की लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ना सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, बल्कि पूरे भारत का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पहला राज्य बना है जिन्होंने विमेन्स प्रीमियर लीग स्टार्ट की है। तो दोनों चीजों के लिए मैं एमसीए का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार विमेंस भी बहुत आगे तक जाए। तो सर, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके लिए यही होने वाला है। जैसे आपने बात की थी कि यार विमेंस महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में आपने पुणे वॉरियर्स टीम के हेड कोच थे, और जब मतलब कि फर्स्ट सीजन में ही आपने चैंपियन का खिताब हासिल किया है, तो आपका क्या अनुभव रहा? कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। जी जी, जरूर करना चाहूंगा। पहले ही सीजन में चैंपियंस, वाह, मेरे लिए तो ये एक बहुत खास फीलिंग है। और ना सिर्फ मेरे लिए, बट आई एम श्योर हमारी पूरी टीम जिसमें प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीम मैनेजमेंट और हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स, इन सभी का कंट्रीब्यूशन है। तो पहले ही सीजन में हम लोगों ने चैंपियनशिप ली, इसके लिए तो एकदम खास, सबको खास लग रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ऑक्शन के बाद से ही हमारी टीम में टैलेंट है, कैपेसिटी है, क्षमता है, ये हम सभी को मतलब मालूम हो चुका था। लेकिन सिर्फ टैलेंट या पोटेंशियल हो के आप चैंपियन नहीं हो सकते, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी तो डेफिनेटली हमको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, कुछ कठिनाइयां आई। प्रैक्टिस मैचेस में हमें हार का सामना करना पड़ा। तो इन सारी अनुभवों के साथ हमने सीखा। बीच में एक हफ्ता भर बारिश की वजह से पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया।
कुछ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सब कुछ पोस्टपोन होते चला गया आगे। तो इन सारी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कठिनाइयों का सामना करते करते हालांकि हमें टाइम भी उतना अच्छा मिला, पोस्टपोनमेंट की वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिला। तो जो हम लोगों ने प्रैक्टिस मैचेस और प्रैक्टिस के दौरान फेस किया था, एक्सपीरियंस किया था, उनमें से उन चीजों से हमने सीखा और एक अच्छा सा रोड मैप बनाया। हमारी सीनियर प्लेयर्स, हमारी आइकॉन प्लेयर और कैप्टन इंटरनेशनल प्लेयर अनुजा पाटिल, उन उसके साथ हमारी टीम मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ में हमने मीटिंग करी। टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस क्या है, इनकी जांच पड़ताल करके एक फाइनल रोड मैप बनाया हमने, टूर्नामेंट कैसे हमको अप्रोच करनी है। और मैं सारे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि हर एक प्लेयर का जो हमने रोल दिया था, उनका जो जॉब था, उनके स्किल के अनुसार उस पे वो कायम रहे, उससे ज्यादा इधर उधर ड्रिफ्ट नहीं हुए। एंड फिर रिजल्ट तो आपने देखा ही सब लोगों ने। तो ये एक ऐसा कलेक्टिव एफर्ट था। सो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अनुभव था कि एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट की आदत नहीं होती हमें, चाहे स्टेट क्रिकेट हो, जोनल हो, नेशनल लेवल तक हम लोग आगे जाते हैं खेलते खेलते, या सपोर्ट स्टाफ भी अपॉइंटमेंट्स ले लेके आगे चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। इसका एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी और ज्यादातर सपोर्ट स्टाफ को भी नहीं था। तो हमारे लिए ये सब नई चीजें थी। अ, उससे काफी कुछ सीखने को भी मिला, तो वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस था हमारे लिए। यस सर, हमें भी बहुत बढ़िया यहाँ से लगा कि जिस सर के साथ मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, यार वो सर मतलब चैंपियन बन चुके हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ठीक है सर, सो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा कि सर आपने चैंपियन तो बन चुके हैं, बट मुझे ये जानना है कि आपकी कोचिंग फिलोसॉफी क्या है। कोचिंग फिलोसॉफी या मेरे सिद्धांत या उसूल कह सकते हैं, या मेरे बिलीफ्स, उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी अभी शुरू हुआ है, कि चैंपियनशिप या कोई भी टूर्नामेंट को एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं देखना चाहिए। क्रिकेट इज अ जर्नी, एंड उस प्रवास, या हम कह सकते हैं एक जर्नी के दौरान आया हुआ एक अच्छा क्षण, एक पल के रूप में अगर हम किसी भी चैंपियनशिप को देखें, तो वो कहते हैं ना कि आपके दिमाग में हवा नहीं जाएगी, आप चने के झाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ना सिर्फ क्रिकेटर बट एवरी स्पोर्ट्स पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि चैंपियनशिप इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। क्योंकि आपका क्रिकेट यहाँ पे खत्म या रुकने वाला नहीं है, वो शुरू रहने वाला है, वो इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सो उस तरह से अगर हम किसी भी चैंपियनशिप को ले, तो उसका आनंद, उसकी सेलिब्रेशन एक लिमिटेड पीरियड तक रख के आगे के जर्नी के लिए अगर हम खुद के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए शुरू करें, तो दैट इज द बेस्ट। मैं कहूंगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। मेरी कोचिंग फिलोसॉफी के बारे में अगर हम कहें, तो मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये मानना है कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इट्स अ टीम गेम। करेक्ट। तो मेरे लिए टीम वर्क सर्वतोपरि है, सबसे ऊपर है। और टीम वर्क के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ वॉर। हम वॉर नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। हार जीत होती रहती है, आप हार को डाइजेस्ट करें और जीत को आपके सिर पे न चढ़ाए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कोचिंग में। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोचिंग इज नॉट अबाउट योरसेल्फ, कोचिंग आपके बारे में नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है वो आपको पास ऑन करना है नेक्स्ट जनरेशन को। तो कोचिंग इज अबाउट योर स्टूडेंट्स, कोचिंग इज अबाउट अदर पीपल। तो आपके पास वो भी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप दे सके दूसरों को। तो इन दोनों फिलोसॉफियों के साथ मैं अपने कोचिंग को अप्रोच करता हूँ हमेशा।
यस सर, बहुत सही बात कही आपने कि ये एक जर्नी है और हम सबको मतलब एक टीम स्पिरिट रखते हुए भी इसको देखना चाहिए, खेलना चाहिए। और ठीक है सर। और सर मुझे लगता है कि आपने देखो बहुत सारे प्लेयर्स को इम्प्रूव किया है उनके गेम को। बट मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि आप खुद को एक कोच के रूप में कैसे विकसित करते हो? एक बात हमेशा सारे कोचेस ने, मैनेजमेंट के लोगों ने याद रखनी चाहिए, ये मेरा मानना है कि सेल्फ डेवलपमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगेन, एज अ कोच आई एम स्टिल द स्टूडेंट ऑफ द गेम। मैं खेल से बड़ा तो नहीं हुआ हूँ, तो आई एम स्टिल लर्निंग। मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे सिखाते हैं, मेरे अलग अलग कोर्सेस हो या अलग अलग वर्कशॉप्स हो, उन वर्कशॉप्स या कोर्सेज से हमें नॉलेज मिलता है। क्योंकि क्रिकेट एक इतना वर्सटाइल खेल है कि वर्सटाइल होने के बावजूद क्रिकेट में आपका हर प्लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो जब हम खेलते थे, तो खेलने के करियर में आपका एक मेन स्किल हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, आई वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो मेरी बैटिंग का नॉलेज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मेरा लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के नाते स्पिन बॉलिंग का नॉलेज अच्छा है, लेकिन मैं विकेट कीपर नहीं था, मैं ओपनिंग बैट्समैन नहीं था, मैं फास्ट बॉलर नहीं था। तो इस प्रकार का जो बायस होता है वो हर क्रिकेटर के लाइफ में होता है, जो रिटायरमेंट के बाद कोचिंग करने के लिए आता है। सो कोचिंग कोर्सेस आपको आपके अलावा अलग डिपार्टमेंट्स का अच्छा नॉलेज देते हैं, टेक्निकल नॉलेज, बायोमैकेनिक्स का नॉलेज, साइंस का नॉलेज, क्या सही है क्या गलत है उसका नॉलेज। सो एज अ क्रिकेटर या एज एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर आपको थियोरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो कोचिंग करते वक्त ये सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस तो यूज करना ही है, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस आपको सक्सेस दिलाते आए हैं। नॉट नेसेसरी सेम चीजें आपके स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाएगी। तो कोचिंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये हमें याद रखना होता है कि आपके स्टूडेंट को किस बात की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, और क्या देना है। इसके साथ साथ वो कब देना है ये भी तय करना कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस। और और मुझे लगता है सही कोच की ना सर यही निशानी है कि उस मतलब देखो एब्सोल्युटली। हर एक लेयर का प्लेयर होता है। जैसे कि एक कोई प्लेयर यहाँ पे है, अब उसके ऊपर एक अच्छा प्लेयर है, बट हर एक प्लेयर के लेवल पे जाके कोच का काम रहता है कि उनका गेम निकालना। और ये बात बिल्कुल। मुझे भी अच्छी लगी। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दबाव में कैसे काम करते हो? और हमने ये चीजें विमेंस महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के फाइनल में भी विटनेस किया है कि लास्ट ओवर में जो थ्रिलिंग मैच हुआ था। सो मुझे थोड़ा सा यस। मतलब कठिन परिस्थितियों को आप कैसे संभालते हो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। प्रेशर सिचुएशंस या कठिन परिस्थितियां टाइम टू टाइम आती रहती है हम सबके सामने। आई आई विल से मैं ये कहूंगा कि चाहे वो मैच हो या प्रैक्टिस सेशंस हो, कोचिंग के दौरान आने वाली इन मुश्किल घड़ियां या प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना एक एक आर्ट ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। खास करके सपोर्ट स्टाफ को या कोचेस को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि आपको आपके इमोशंस पे काबू करना, आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ही एंशियस हो जाए, आपकी एंजाइटी लेवल ऊपर नीचे होती रहे, मैच के अलग अलग पड़ाव पे आप ही अगर बहुत एक्सट्रीम तरीके से रिएक्ट करते जाओगे, तो प्लेयर्स के ऊपर तो वो निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। राइट। सो सबसे पहले कोचेस ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और सिचुएशंस कितनी भी कठिन हो, एफर्ट्स कभी छोड़ने नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सबके सामने आते हैं। मैच के दौरान आने वाली कठिन परिस्थितियां मतलब एक प्रॉब्लम है,
ऐसे मान के अगर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में अगर आप सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने में मदद मिले, तो उन सॉल्यूशंस को अगर हम एकदम सिंपल और एकदम छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अगर प्लेयर्स तक पहुंचाए, क्योंकि उतना टाइम तो होता नहीं, कोच और प्लेयर का इंटरेक्शन इतनी बार बार हो नहीं सकता, प्लेयर्स फील्ड पे होते हैं। तो कोच को वो अ, करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम शब्दों में क्या करना है वो मैसेज प्लेयर्स तक पहुंचाए। तो प्लेयर्स की एंजाइटी लेवल कंट्रोल होती है और प्लेयर्स को एक उस वक्त के लिए रेडीमेड आंसर सॉल्यूशन मिल जाता है कि कौन सी चीजों पे मैंने फोकस करना चाहिए। तो ये बहुत हेल्प करता है प्रेशर सिचुएशन से बाहर आने के लिए कि मुझे क्या करना है इसके ऊपर ही मुझे फोकस करना है। दैट हेल्प्स। यस सर, वेरी वेल सेड। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा क्रिकेट के ऊपर दृढ़ विश्वास और क्रिकेट के प्रति मेरा प्रेम, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इस खेल को मैं अपने इतने करीब मानता हूँ कि मैं इस खेल के साथ अ, गद्दारी तो छोड़िए, कुछ बुरा सोच भी नहीं सकता हूँ। और ये मेरी ताकत मैं इसलिए कहता हूँ कि अब मैं इस प्रोफेशन में हूँ, कोचिंग की प्रोफेशन में। तो ये मैं मेरी जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि सही नॉलेज लेने की हमेशा मैं कोशिश करता रहूं। और एक मेरे स्वभाव का, मेरे नेचर का एक भाग कह सकते हैं कि मैं हमेशा से क्यूरियस माइंडेड था। मैं हमेशा से अलग अलग चीजों में जो मेरे इर्द गिर्द होने वाली घटनाएं हो या जो सिचुएशंस हो, मैं हमेशा लोगों से पूछता रहता था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कैसे हैंडल करते हो। जब मैं खेलता था तो मैं सवाल पूछ पूछ के लोगों को परेशान करते रहता था। तो वही क्यूरियस नेचर अब मेरा एडवांटेज बन गया है जैसे। तो आई आई कैन से कि मेरा क्यूरियस नेचर और मेरा क्रिकेट के प्रति प्रेम और विश्वास, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और ये मतलब जो विमेन्स प्रीमियर लीग का फर्स्ट सीजन हुआ था ना, उसमें जो चैंपियन का आपको किताब मिला है ना, इसका ये मुझे लगता है कि यार ये आपको अवार्ड मिला है, जिस जिस तरीके से आपका नेचर है। और मुझे भी मतलब मैं भा जाता हूँ यार आपके इस नेचर से, और यही सबको रखना ही चाहिए। जैसे कि हमने सर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा, बट सबका मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि एक और मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाता हूँ। चाहे वो मेरा नेचर का हो या मेरा एफर्ट कह सकते हैं कि मैं एक प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों के साथ कैसे मिक्स हो सकूं या उनके साथ कैसे मैच हो सकूं। तो मेरी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है लोगों से। बहुत ज्यादा शायद सर ये भी एक फ्रेंडली स्ट्रेंथ हो, है। सबको मिलजुल के साथ में लेके चलते हो सर, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे जानना है सर, जैसे कि स्ट्रेंथ आपने बताई है, बट आपकी कमजोरी क्या है, वीक पॉइंट क्या है? कुछ ना कुछ तो भी। अ, शायद मेरी दोस्ती करने की आदत ही मेरी कमजोरी है अच्छा। कि मैं लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। एक बार दोस्ती हो जाए तो आई आई ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली। क्योंकि मैं समझता हूँ मैं ऑनेस्ट हूँ। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं ऑनेस्टी से, ओपन नेचर से अगर किसी से बिहेव कर रहा हूँ, दोस्ती कर रहा हूँ, तो सामने वाले ने भी वैसे ही ऑनेस्टली, प्योरली मेरे से दोस्ती करनी चाहिए। बट शायद अगर कोई मेरे इस ओपननेस का गलत फायदा उठा लेता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आई कैनॉट हेल्प। बट ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरी जगह सही हूँ। आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। उसका एक फायदा भी है, फायदा होता है कि एटलीस्ट मुझे रात में चैन की नींद आ जाती है। सो आई डोंट माइंड बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग ओपन टू पीपल। या सर, या एकदम बढ़िया सर। अभी तक हमने कोच का पर्सपेक्टिव यहाँ पे जाना है, बट और भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो।
हम सर से कई और बार भी पूछेंगे। अब सर हम प्लेयर के ऊपर कोच कैसे काम करते हैं ये थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि इसका मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा। देखो सर, अभी क्रिकेट का फेम बहुत ही मतलब क्रेज चल रहा है, और छोटे छोटे बच्चे, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग अगर मैं खेलने भी जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि यार उनके पिताजी अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं किसी क्लब में। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर कोई क्रिकेट में करियर करना चाहता है तो किस एज में उसको क्रिकेट खेलना शुरू करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है? आप इनके मतलब स्टेप बाय स्टेप सवाल दो, आंसर दोगे। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि कौन से मैचेस, जैसे कि कौन सा एज ग्रुप उनको खेलना है ताकि वो अच्छे प्लेटफॉर्म तक क्रिकेट खेल जाए, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे। सो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं सर कि क्रिकेट में करियर कैसे करना है। देखिए, स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में करियर करने के बारे में ये मेरा मानना है कि करियर करने के बारे में तब तक नहीं सोचा जा सकता जब तक स्किल लेवल उस लायक ना बन जाए कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एज अ करियर ऑप्शन लॉन्ग टर्म सस्टेन होने का मौका मिल जाए। तो जैसे एजुकेशन फील्ड में भी है, कोई भी किसी भी फील्ड में करियर करने की पहले शिक्षा लेता है, एजुकेशन लेता है। वैसे ही क्रिकेट में भी आपको आपकी स्किल लेवल, आपका फिटनेस लेवल, आपका गेम इंटेलिजेंस, क्रिकेट या स्पोर्ट्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सारी डिपार्टमेंट्स की स्किल्स को मास्टर करने के लिए क्रिकेट की प्रैक्टिस, क्रिकेट की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो जनरली हम देखते हैं, जैसे अभी तुमने मेंशन किया, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ग्राउंड पे ले जाते हैं, किसी स्पोर्ट्स की एकेडमी में ज्वाइन करवाते हैं। तो लगभग क्रिकेट में भी 7 से 10 के बीच की उम्र में ज्वाइन किया जाता है क्रिकेट जैसा स्पोर्ट। तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, अलग अलग स्किल्स इम्बाइब करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसकी स्किल लेवल बढ़ाने के लिए आप एफर्ट्स करते हैं। तो बीसीसीआई हो या लोकल लेवल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हो, जनरली अंडर 12 या अंडर 14 एज ग्रुप से टूर्नामेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। चाहे आप क्रिकेट 7 या 8 या 9 10 साल की उम्र में स्टार्ट किए हो, लेकिन कुछ समय तो आपको लगता है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होने के लिए। बिकॉज क्रिकेट वैसे देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स गेम है। क्रिकेट में बैटिंग है, फील्डिंग है, बॉलिंग है, विकेट कीपिंग है। साथ ही साथ आपको क्रिकेट के स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स भी सीखने हैं। जिस तकनीक को आप सीख रहे हो, उन तकनीक्स को टैक्टिक्स के साथ इम्प्लीमेंट करना ही तो क्रिकेट है मैच में। तो इसमें थोड़ा सा समय देना बहुत जरूरी है। बीसीसीआई के एंगल से अगर देखा जाए तो अंडर 16 एक इंटर स्टेट टूर्नामेंट का पहला पड़ाव है, और उस अंडर 16 से पहले अंडर 14 और अंडर 12 ये लोकल लेवल की टूर्नामेंट्स होती है। तो उन एज ग्रुप के पड़ाव के साथ साथ आप आगे बढ़ते हो, स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को या आपके क्लब को रिप्रेजेंट करके आप शुरुआत करते हो, धीरे धीरे आप स्टेट लेवल तक पहुंचते हो। अंडर 16 से भी ऊपर आके जब आप अंडर 19 की लेवल में आते हो, उस वक्त मैं ये कहूंगा कि उस वक्त तक आपकी बेसिक स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट तो वैसे हो चुकी होती है। कुछ लड़कों की, कुछ प्लेयर्स की वो जल्दी होती है, क्योंकि शायद उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनके एफर्ट्स और उन्होंने दिया हुआ समय स्पोर्ट्स के लिए, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन अंडर 19 एक पहला पड़ाव हम कह सकते हैं जिससे आप स्पोर्ट्स को करियर के तौर पे देख सकते हो। अंडर 19 के आगे अंडर 23 एज ग्रुप है, जिससे आप सीनियर लेवल की तरफ का वो ट्रांजिशन कह सकते हैं हम। जूनियर एज ग्रुप क्रिकेट से सीनियर की तरफ जाने का वो एक ट्रांजिशन स्टेज है अंडर 23, जिसमें आप एडल्ट बन चुके होते हो, मैच्योर हो चुके होते हो, फिजिकली डेवलप हो चुके होते हो ऑलरेडी, और गेम इंटेलिजेंस भी आपका वो बन गया होता है।
तो उस 19 और 23 के लेवल में आने के बाद आप सोच सकते हो कि आप क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में करियर कर सकते हैं या नहीं। इसलिए मेरा मानना ये है कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स खेलते-खेलते साथ ही साथ एजुकेशन का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आखिरकार इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कॉम्पिटिशन हर फील्ड में है। वो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे-जैसे यस और फिर जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्टेट सिलेक्शन कमिटीज आपको स्टेट की टीम में सिलेक्ट करती है, आप बीसीसीआई टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करते हो, फिर नेशनल सिलेक्शन कमिटीज का आपके ऊपर ध्यान जाता है, जोनल टीम हो या हाई परफॉर्मेंस कैंप। आजकल बीसीसीआई की जो एकेडमी है बैंगलोर में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उसमें अलग अलग ड्यूरेशन की कैंप्स लगते हैं। जिन्होंने स्टेट लेवल पे परफॉर्म किया है उन प्लेयरों को सिलेक्ट करके उनको और एक्सपर्ट कोचेस और प्रैक्टिस दिलाते हैं ऊपर के लेवल में। सिर्फ टेक्निक या गेम स्ट्रेटेजीज ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी सेशन कंडक्ट करते हैं कि आपका सही माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपने एक प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए सोचना चाहिए, डेली रूटीन से लेकर के आपके प्रैक्टिस की रूटीन तक उन सभी चीजों का नॉलेज दिया जाता है। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। आजकल आईपीएल जैसी या हमारे स्टेट के अंदर देखे तो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग हो, मुंबई प्रीमियर लीग हो, विदर्भ प्रीमियर लीग हो, अलग अलग एसोसिएशन अपनी खुद की लीग्स प्रीमियर लीग कंडक्ट करती है। तो उन फ्रेंचाइजीज के भी सिलेक्टर्स जिन्हें टैलेंट स्काउट्स कहा जाता है, आईपीएल के टैलेंट स्काउट्स आके स्टेट की प्रीमियर लीग्स को देखते हैं। स्टेट के फ्रेंचाइजी के टैलेंट स्काउट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या क्लब लेवल की मैचेस देखते हैं। उनमें से रॉ टैलेंट को चुन के फिर उनको मौका भी मिल सकता है। जैसे हम आईपीएल में भी देखते हैं, जिन जिन प्लेयर ने रणजी का डेब्यू भी नहीं किया है उनको आईपीएल में हम लोग खेलते हुए देखते हैं और वो बढ़िया परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो ये भी एक जरिया बन गया है सिलेक्शन का ऊपर के लेवल पे जाने के लिए। यस सर, जैसे तो आपने ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। या बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन भी किया है। और थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा। जैसे सर आपने कहा कि एजुकेशन का बैकअप भी होना चाहिए। सर जब मैं 10वीं कक्षा में था ना, क्लास में था, तब मैं मेरा नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ था। मैं पृथ्वी शॉ, सरफराज खान टीम के साथ मेरा भी 3rd नंबर पे नाम था। बट मैं रहता हूँ मराठवाड़ा मतलब लातूर में। तो वहां पे क्या हुआ था सर कि देखो हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, उनको क्या लगता है कि यार बेटे ने पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहिए। और मुझे 10वीं में 99% मिले, 98.55। तो उनको क्या लगा कि यार बच्चा इतना होशियार है तो यार उसको क्यों भेजा जाए। ये एक दिक्कत होती भी है। बट एट द एंड मेरा जो क्रिकेट का पैशन था, मैं उसी में कुछ ना कुछ तो भी कर रहा हूँ। तो अपना स्किल भी वो भी मैटर करता है। जैसे आपने बात की कि यार इंटेलिजेंस, वो माइंड भी होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि गेम ऑन फील्ड बाद में, बट आपको सबसे पहले समझ में तो आए कि यार वो क्या है, कैसे खेलना है, क्या खेलना है। एकदम बढ़िया बात कही है सर आपने। और इसी के रिगार्डिंग देखो, एक प्लेयर तो बन गया, बट एक प्लेयर और एक कोच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए। प्लेयर कोच रिलेशनशिप एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नाजुक, डेलिकेट और बहुत इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप है। मैं ये कहूंगा कि आजकल हम सब देखते हैं, कहते हैं, सुनते भी है कि प्लेयर और कोच का नाता एक दोस्ती का नाता होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि भले ही आप दोस्त ना हो, भले ही आप कोच और प्लेयर दोस्त ना हो, लेकिन आपस में भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेयर को कोच के साथ, कोच को प्लेयर को ले करके अगर एक साथ काम करना है तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ऐसा हम कोचिंग में इंग्लिश में कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों निर्भर है। कोच जितना प्लेयर के ऊपर निर्भर है उतना ही प्लेयर भी कोच के ऊपर निर्भर होता है।
जूनियर एज ग्रुप में शायद प्लेयर्स कोच पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन इन द एंड मैचेस तो प्लेयर्स ही जाके खेलने वाले हैं। कोच को जज किया जाएगा टीम की सक्सेस के ऊपर से, या या प्लेयर्स के इंडिविजुअल सक्सेस और परफॉर्मेंसेस के ऊपर से। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ये मेरा मानना है। यस सर, बहुत बढ़िया सर। एक एक सवाल का जो आप जवाब दे रहे हो ना, ये मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और इससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो अनुभव है, वो समझ में आ रहा है सर। क्रिकेट और में एक यस, एक थोड़ा सा कंटिन्यू और कंटिन्यू। ऐड करूंगा इस यस प्लेयर कोच रिलेशनशिप के यस टॉपिक के ऊपर। तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि प्लेयर्स को समय समय में कोच की तरफ से इनपुट्स, टिप्स, स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स, टेक्निक्स के बारे में ज्ञान मिलता रहता है। तो प्लेयर की भी एक वो नजर नजर होनी चाहिए, या प्लेयर का वो आउटलुक होना चाहिए कि मैं जिस कोच के साथ काम कर रहा हूँ, क्या वो कोच मेरे लेवल पे मुझे सिखाने के लिए, मुझे वो जो जरूरी है वो नॉलेज देने की केपेबल है भी या नहीं। क्योंकि जैसे जैसे प्लेयर्स का खेलने का लेवल ऊपर चला जाता है, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अब वो बेसिक लेवल पे नहीं है, शायद बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे आया है, इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ जा रहा है। तो प्लेयर्स की भी वो सोच होनी चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, आप कौन से कोच के साथ काम कर रहे हो। तो जितनी कोच की जिम्मेदारी है, उतनी ही प्लेयर्स और प्लेयर्स जूनियर एज ग्रुप में प्लेयर्स के पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप कोच की भी जांच पड़ताल जरूर कीजिए। या या यस सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी सेट किया है कि क्रिकेट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने फोर्थ पिलर भी ऐड किया है, जैसे विकेट कीपर। सो अगर मैं यस बात करूंगा, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डिंग भी है, और मैं तो ज्यादातर वैल्यू ना फील्डर्स को ही देता हूँ। फील्डिंग अगर आपकी अच्छी है, मतलब कैचेस विंस मैचेस, और आपने विकेट कीपिंग का भी जिक्र किया है। सो मैं मुझे ना एक एक करके चारों डिपार्टमेंट के बारे में आपको आपसे जानना है। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैटिंग डिपार्टमेंट, एक बैट्समैन में क्या क्या कला होनी चाहिए, और आप किसी भी बैट्समैन को जब भी देखते हो, जैसे ट्रायल्स हो रहे या फिर कुछ भी, तो आप एक बैट्समैन में क्या ढूंढते हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है कि कोच को कोचिंग के साथ साथ सिलेक्शन का भी काम करना पड़ता है कभी कभी। जूनियर, खास करके जूनियर एज ग्रुप में कोच सारे प्लेयर्स के साथ हमेशा रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करता है, उनके ऊपर काम करता है। तो मैं ये कहूंगा कि कोच के पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको टैलेंट या किसी प्लेयर का पोटेंशियल नजर आए, और फिर उस टैलेंट को या उस रॉ टैलेंट को नर्चर करके डेवलप करने की आप कोशिश करें। तो ये जनरल क्वालिटी मैं कह रहा हूँ कि ये हर कोच के पास होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट वाइज आप देखें तो जैसा तुमने पूछा बैटिंग में क्या होना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली क्वालिटी जो मैं देखता हूँ बैट्समैन में होनी चाहिए, खास करके बैट्समैन में, वो है पैशन। वैसे पैशन तो हर क्रिकेटर में होना चाहिए, हर स्पोर्ट्समैन में होना चाहिए, लेकिन बैटिंग या किसी यंग क्रिकेटर को बैट्समैन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अपने इमोशंस पे काबू करना। क्योंकि बैटिंग इज अ गेम ऑफ वन बॉल, ऐसा कहा जाता है। बैटिंग ये एक चांस का गेम होता है। तो इसीलिए अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हुए तो आपकी विकेट जल्दी जा सकती है। इसीलिए आपको आपके इमोशंस पे काबू, और ये बहुत यंग एज से ही अ, हम लोग सिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो एक कहते हैं ना इनहेरेंट क्वालिटी, किसी भी प्लेयर की एक अंदरूनी अपनी खुद की एक नेचर या खुद की क्वालिटी होती है। तो मैं हमेशा से ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्लेयर्स अपने इमोशंस पे खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा, बैट्समैन को हमेशा वर्तमान काल में प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी है। ना आप प्रीवियस बॉल्स के इफेक्ट के अंदर रह सकते हो, चाहे आपने छक्का मारा हो, चौका मारा हो, या आप बीट हुए हो, किसी फील्डर ने आपका कैच छूटा हो, तो आप निगेटिव माइंडसेट में भी नहीं हो सकते हो, या
बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जा सकते हो, आप बहुत ज्यादा भविष्य में भी नहीं जा सकते हो कि आप आगे की ही सोचते रहो और प्रेजेंट में ना रहो। तो इसीलिए बैट्समैन की एक क्वालिटी वो है कि आप प्रेजेंट में रहे, ज्यादा से ज्यादा आप नेक्स्ट कपल ऑफ ओवर्स के बारे में या मैच की सिचुएशन को देख के प्लानिंग के लिए आप फ्यूचर की तरफ देखें। लेकिन एक बैट्समैन को प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। एक अगर हम यंग प्लेयर्स की बात करें जो नए नए से क्रिकेट सीख रहे हैं, बिगिनर स्टेज में है, युवा प्लेयर्स है एकदम, तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ बैटिंग की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बॉल हिट करने की नेचुरल एबिलिटी कैसे है किसी प्लेयर की, उनका बॉल सेंस कैसे है। आप अगर टेनिस बॉल या रबर बॉल या सॉफ्ट सिंथेटिक बॉल के अगर सामने किसी बैट्समैन को खेलते हुए देखे, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने गली में अपनी सोसाइटी के ग्राउंड पे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, तब भी मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि बॉल हिट करने की नेचुरल एबिलिटी कैसी है। तो उससे काफी हद तक पता चल जाता है कि ये बैट्समैन कैसे आगे चल के बनेगा। टेक्निक कैन बी डेवलप्ड, टेक्निक सीखा जा सकता है, लेकिन वो जो बॉल सेंस और नेचुरल एबिलिटी होती है वो नेचुरल ही होती है। यस सर, आपने एग्जैक्टली एकदम बढ़िया कहा है। जैसे आपने बोला था पैशन, मुझे इसका यस, एक अर्थ समझ में आ रहा है कि पैशन मतलब बैट्समैन के पास ना रन्स करने की भूख होनी चाहिए। एट द एंड बिल्कुल। रन्स करना है उसको, वो तो मैटर करेगा ही। जैसे हमने बैट्समैन के बारे में जाना, सर बॉलर्स के बारे में, बॉलर कैसे पता करे? देखो हर एक बॉलर को या फिर कई कई बॉलर्स को ना यहाँ तक बात समझ में नहीं आती कि यार मैं पेसर हूँ या फिर स्पिनर हूँ। ये कैसे पता करना है किसी भी बॉलर को? और बॉलर में क्या क्या कला होनी चाहिए? जैसे हम वेरिएशंस की बात करते हैं, अभी T20 फॉर्मेट का गेम आ रहा है, तो वेरिएशन, पेस के साथ साथ वेरिएशन भी मैटर है। तो इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन कीजिए सर। किसी भी बॉलर में, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, सबसे इम्पोर्टेंट, अगेन जैसे बैटिंग में मैंने पैशन कहा, स्टेइंग इन द प्रेजेंट कहा, वैसे ही बॉलर्स में दो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। एक है पॉजिटिव अप्रोच और दूसरा है नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप। पॉजिटिव अप्रोच इसलिए क्योंकि जैसे बैट्समैन का एक बॉल का खेल होता है, बॉलर्स का 6 बॉल का खेल होता है। जब आपके हाथ में बॉल आएगा तो आपको एक ओवर तो डालना ही है, और उस एक ओवर में उन 6 बॉलों में भले ही आप पहले 3 या 4 बॉल्स पे मार खाओ, चौका जाए चौक छक्के जाए, फिर भी आपको अगले 2 बॉल या 3 बॉल तो डालने ही है। इसीलिए पॉजिटिव अप्रोच और नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। बॉलर के पास वो एक मौका होता है हमेशा कमबैक करने का, सेकंड चांस मिलता है। 3 बॉल पे 3 छक्के खाने के बाद भी अगर आप चौथे बॉल पे उस बैट्समैन की विकेट ले पाओ, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव कमबैक, है कि नहीं? सो इन दो क्वालिटीज से ही वो पॉसिबल हो पाता है। जैसे मैंने बैट्समैन के बारे में कहा कि टेक्निक सिखाया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है, वैसे ही बॉलिंग के स्किल्स, बॉलिंग की वेरिएशंस, चाहे वो फास्ट बॉलर्स की हो, स्पिनर्स की हो, वो सीखी जा सकती है। लेकिन नेवर गिव अप एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच अगर हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस ज्यादा पा सकते हैं। यंग बॉलर्स की अगर हम बात करें, जैसे बैट्समैन के बारे में भी मैंने कहा था, तो ऑफ कोर्स बॉलिंग बॉलिंग का स्किल और फिजिकल फिटनेस ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन फास्ट बॉलर्स में मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि नेचुरल एथलेटिक एबिलिटी कैसे है। फास्ट बॉलर अच्छे से फिट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रनिंग फिटनेस कैसा है, नेचुरल स्ट्रेंथ कितनी है, कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। एक्शन, बॉलिंग के टेक्निक्स को हम सिखा सकते हैं। स्पिनर्स में मैं ये देखने की कोशिश, तो बेसिक ताकत कैसी है स्पिनर्स की, और दूसरी खास क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी चतुराई। स्पिनर चतुर होना चाहिए, क्योंकि स्पिनर अपने हुनर से, अपने टैलेंट से अलग अलग वेरिएशंस का इस्तेमाल करके बैट्समैन को कंफ्यूज करके विकेट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे फास्ट बॉलर्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फास्ट बॉलर्स तेज डालने की कोशिश करते हैं,
वैसे ही स्पिनर्स के पास वो चतुराई होनी चाहिए कि आप बैट्समैन को कंफ्यूज करके उनकी विकेट ले सको। तो इन दोनों क्वालिटीज से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। सर आपने चतुराई की बात की और मैंने कई सारी वीडियोस भी बनाए, और जब भी मतलब रेफरेंस आता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का, और आप भी खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सो मुझे आपसे ये जानना है, जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो स्पिनर्स होते हैं ना, मुझे क्या पता है, मुझे हमेशा से ये लगता है कि यार वो बहुत स्मार्ट है। जैसे इंडिया में अगर हम देखेंगे ये रविंद्र जडेजा, देन अक्षर पटेल, और न्यूजीलैंड का जो मिचेल सैंडनर है। सर आप मुझे बताएं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो स्पिनर्स होते हैं वो क्यों इतना स्मार्ट होते हैं? अब मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंडर्स होते ही स्मार्ट है, चाहे वो बैट्समैन हो या स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो। लेकिन हाँ, अगर सीरियसली अगर कहा जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के पास वो एक खास क्वालिटी होनी अ, जरूरी होती है, क्योंकि डिफिकल्टीज काफी सारी सामने आती है। देखिए क्रिकेट का नेचर अगर आप देखें तो पिच को अगर आप देखें तो पिच के बीचों बीच से ना बैट्समैन को दौड़ने की अनुमति है क्योंकि पिच खराब हो जाता है, ना बॉलर्स को या फील्डर्स को जाने की अनुमति है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो बॉलिंग की स्टाइल होती है वो ज्यादातर, अगर आप वर्ल्ड में क्रिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेरे ख्याल से 80 टू 85% राइट हैंड बैट्समैन होते हैं, 15 टू 20% लेफ्ट हैंडर्स है। तो ज्यादातर बॉलिंग अगर राइट हैंड बैट्समैन को करनी है तो आपको बॉल का पिचिंग जो है वो पिच के बीचों बीच डालना पड़ता है, और वहां से आप टर्न कराने की कोशिश करते हो। सो जिस एरिया में बहुत कम खराबी आई है, पिच के साइड के एरियाज में फास्ट बॉलर्स के या स्पिनर्स के फुटमार्क्स की वजह से रफ होता है, तो वहां से ऑफ स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है, लेग स्पिनर्स को लेग स्टंप के बाहर से हेल्प मिल सकती है। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ज्यादातर पिच के अच्छे एरिया में डालना पड़ता है। तो शायद वो बचपन से ही आदत बन जाती है कि मुझे मेरे स्किल लेवल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और एक टीम के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर की अहमियत ही बहुत ही अच्छी होती है। जैसे हमने अभी बहुत इंडिया बहुत। विमेन वर्सेस इंग्लैंड विमेन का भी देख रहे हैं, वहां पे श्री चरनी करके एक प्लेयर है, राधा यादव। हाँ श्री ने तो 4 हाँ। विकेट्स निकाले थे, राधा ने 2 विकेट्स निकाले थे। तो लेफ्ट आर्म जी ऑर्थोडॉक्स हो, बिल्कुल। जैसे कि वो तो ज्यादा स्मार्ट होते ही है। और सर से ही हमने ये बात पूछी है यहाँ पे। अब सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फील्डर्स के बारे में, फील्डिंग के बारे में, और जी जी। एक सेइंग है कि यार कैचेस विंस मैचेस। सो फील्डिंग करेक्ट। तो इम्पोर्टेंट है, बट फील्डिंग में क्या क्या ड्रिल्स होती है? ड्रिल्स ड्रिल्स बताने से पहले, जैसे मैंने बैटिंग और बॉलिंग की खूबियां या क्वालिटीज के बारे में अभी कहा है, मैं फील्डिंग की भी दो क्वालिटीज के बारे में कहना चाहूंगा कि एक अच्छा फील्डर या कोई भी क्रिकेटर एक अच्छा फील्डर कैसे बनता है या कब बनता है। तो मैं ये कहूंगा कि फील्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज में से एक है उत्साह, एंथुजियाज्म। हर हर क्रिकेटर में वो उत्साह होना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे फील्डिंग में अच्छा करना है। और दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए फियरलेसनेस, निडरता, क्योंकि फील्डिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी। आपको कूदना पड़ता है, भागना पड़ता है, डाइव मारनी पड़ती है। आपके हाथ में बॉल, लेदर बॉल जैसा हार्ड हार्ड बॉल आके लगता है तो शायद पेन हो सकता है, दुख सकता है, इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वो फियरलेस अप्रोच होना बहुत जरूरी है, और एंथुजियाज्म, उत्साह होना बहुत जरूरी है। इन दोनों क्वालिटीज से आप फील्डिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। और आप वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर्स देखिए, अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर, या इंडिया में युवराज सिंह से पहले रॉबिन सिंह इंडिया के बेस्ट फील्डर, मोहम्मद अजहरुद्दीन बेस्ट फील्डर हुआ करते थे। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ ने और आगे लेकर गए फील्डिंग का स्टैंडर्ड। सुरेश रैना, उनके साथ साथ फिर रविंद्र जडेजा काफी साल से वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर बने हुए हैं। विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स। स्लिप्स में अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट कैचर्स। स्लिप्स में राहुल द्रविड़,
वन ऑफ द बेस्ट कैचर रहे इंडिया के। तो इन सारे प्लेयर्स की तरफ अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपको नजर आएगी, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग फील्डिंग। उनको उत्साह भी था और वो इंटरेस्ट भी था कि मुझे अच्छा करना है। दे लव डाइविंग अराउंड, दे लव कैचिंग द बॉल, दे लव थ्रोइंग द बॉल। तो वो एक जो पैशन है वो फील्डिंग में होना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आपने पूछा कि फील्डिंग की ड्रिल्स कैसे लेते हैं, फील्डिंग की प्रैक्टिस कैसे कराते हैं, तो मैं ये कहूंगा फील्डिंग फील्डिंग की प्रैक्टिस जब हम लेते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ साइमल्टेनियसली हम फील्डिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फील्डिंग के जो अलग अलग स्किल्स है, जैसे स्लिप कैचिंग हुई, फ्लैट इनफील्ड कैचिंग जिसे हम कहते हैं, सर्कल के आसपास खड़े रहने वाले फील्डर्स जिनके पास फ्लैट और पैरेलल तेज कैचेस आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कैचेस होते हैं, हाई कैचेस जिसे हम कहते हैं, लंबे डिस्टेंस में आने वाली कैचेस है। तो कैचिंग के इन तीन प्रकार की फील्डिंग होती है। ग्राउंड फील्डिंग, चाहे वो अटैकिंग फील्डिंग हो या डिफेंसिव फील्डिंग हो, लॉन्ग डिस्टेंस फील्डिंग हो जिसमें भागना पड़ता है, बॉल के जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और थ्रोइंग हो, अंडर आर्म थ्रोइंग हो या ओवर आर्म थ्रोज हो, डायरेक्ट हिट कब करना है विकेट कीपर के या फील्डर के हाथ में दे के रन आउट कब आपको करवाना है। तो सिर्फ टेक्निक ही नहीं बल्कि फील्डिंग के भी टैक्टिक्स होते हैं, फील्डिंग का भी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सारे फील्डिंग के अलग अलग स्किल्स की हम प्रैक्टिस कराते हैं, और वो बचपन से ही कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट के साथ साथ जब आप टेक्निक के ऊपर फोकस करते हो तो वो आप जल्दी सीख पाते हो। तो इस तरह से फील्डिंग को भी छोटे छोटे भागों में ब्रेकअप करके हम फील्डिंग प्रैक्टिस कराते हैं। यस सर, मुझे भी फील्डिंग बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मैं मैचेस खेलता हूँ तब मुझे या तो डीप मिड विकेट या तो लॉन्ग ऑन पोजीशन ही हैंडल करनी पड़ती है। और सर, जब मैं और मेरा भाई क्रिकेट देखते थे, जैसे आपने जिक्र किया था कि युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, जब ये मतलब पावर प्ले के अंदर जब पॉइंट्स पे, कवर पे, एक्स्ट्रा कवर पे जब ये फील्डिंग करते थे ना, वो क्या ही लगता था, बॉल पीछे जाने ही नहीं देते थे। और एकदम इनका बिल्कुल। जो तालमेल था बहुत ही खतरनाक था। सो फील्डिंग एक मतलब एक हिस्सा है कि यार आप ना फील्डिंग से भी मैच जीत सकते हो। जैसे कैचेस, अभी जो सीरीज भी चल रही है इंडिया विमेन वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे स्मृति मंदाना का कैच ड्रॉप किया था एलिस कैप्सी ने, उसके बाद में जाके उन्होंने 100 मारा। अगर वहीं पे कैच पकड़ा जाता तो यार एक विकेट भी मिल जाता। और मतलब एक भी अगर विकेट मिला तो वन ब्रिंग्स टू, दूसरा भी विकेट मिल जाता है। सो फील्डिंग का एक रोल तो हमेशा अच्छा ही रहता है। और सर, आपने यहाँ पे बात की कि यार विकेट कीपर के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कीजिए। उसमें एक वेल नाम भी आता विकेट है सर, कीपर, महेंद्र सिंह धोनी सर को भी थोड़ा सा टच कीजिए। यस। बिल्कुल। विकेट कीपर फील्डिंग टीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा विकेट कीपर इज द हार्ट एंड ब्रेन बोथ ऑफ ऑफ द फील्डिंग टीम। जितना इम्पोर्टेंट एक कैप्टन है उतना ही, या मैं तो कहूंगा उससे भी इम्पोर्टेंट विकेट कीपर है, क्योंकि हर समय में विकेट कीपर पिच की लाइन में होता है, चाहे फास्ट बॉलर के लिए पीछे खड़ा हो या स्पिनर्स के वक्त स्टंप के नजदीक खड़ा हो। विकेट कीपर को सिर्फ पिच या अपने बॉलर्स ही नहीं बल्कि बैट्समैन भी हमेशा दिखते रहता है। तो विकेट कीपर को अपने तकनीक के साथ साथ गेम इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ओपोनेंट टीम के बैट्समैन की वीकनेसेस को ढूंढना है, ताकि आप आपके बॉलर्स को, या अगर आप कैप्टन नहीं है तो आपके कैप्टन को समय समय पर और सही समय पर वो इनपुट्स दे पाओ कि किसी बैट्समैन का वीकनेस क्या है, तो उसके साथ साथ उसको बॉलिंग कहाँ करनी चाहिए ये पता चल जाता है उनकी विकेट लेने के लिए। सो विकेट कीपर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीम का। आपने तो जिक्र किया ही है एमएसडी का। तो महेंद्र सिंह धोनी की खूबी या उनकी खासियत यही रही है कि उनका मास्टरमाइंड, उनका इंटेलिजेंस, वो बहुत जल्दी अपने ओपोनेंट को भी जान जान जाते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये पता होता है कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो अपनी टीम की, अपने बॉलर्स की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को पकड़ के वो अपने बॉलर्स का हौसला भी बढ़ाते रहते हैं,
और उनको इनपुट्स भी देते हैं कि प्रिसाइजली क्या करना है, किस एरिया में बॉल डालना है, तो जिससे आपकी टीम को सक्सेस मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विकेट कीपर का। यस एग्जैक्टली, क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड विकेट कीपिंग, ये चारों भी डिपार्टमेंट आपके बेस्ट होने चाहिए, तभी आप बिल्कुल। मैच विन कर जाओगे। और सर मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, और डोमेस्टिक लेवल में शायद उतने ज्यादा विमेन्स को शायद टेस्ट मैचेस खेलने को नहीं मिलते, सो इसी के रिगार्डिंग कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए, जैसे टेस्ट हो गया, T20, ओडीआई, आप प्लेयर्स को कैसे तैयार करते हो? फॉर्मेट स्पेसिफिक कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेली कोचिंग या डेली प्रैक्टिस का। लेकिन मैं कहूंगा कि बचपन से जैसे आप क्रिकेट सीखते हो, अ, एक बात हमें एज कोचेस और एज मैच्योर्ड एडल्ट्स हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि क्रिकेट का जो एकदम नवीनतम फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट T20, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट, सबसे कठिन फॉर्मेट है। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना पड़ता है, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है। इसलिए बचपन से जब आप क्रिकेट सीखते हो तो नेचुरली, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप लॉन्गर फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते रहते हो, जिसे हम बेसिक स्किल्स कहते हैं, क्रिकेट के बेसिक स्किल्स, जो एक क्रिकेट की नींव है, फाउंडेशन है। तो वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपके बेसिक बैटिंग के स्किल्स हो या बॉलिंग के स्किल्स हो, फील्डिंग के स्किल्स हो, अ, वो आपके स्ट्रेंथन हो जाते हैं। वो आपको क्रिकेट के लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नेचुरली प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट में चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, आपको हमेशा दूसरा मौका मिलता है। दो इनिंग्स की मैच होती है, लंबे ड्यूरेशन की मैच होती है। बैटिंग में इनिंग्स का कोई लिमिट नहीं होता, तो आप ऑल आउट होने तक खेल सकते हो। तो चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो नेचुरली बचपन से क्रिकेट सीखते सीखते आप लॉन्गर फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर होते हो। और जैसे जैसे आपकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल मैच्योरिटी और टेक्निकल डेवलपमेंट होती है, इन तीन चीजों के साथ साथ आप फिर डिफिकल्ट फॉर्मेट्स, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सकते हो। वनडे हो या T20 हो, लिमिटेड ओवर्स में क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव है, क्रिकेट के रूल्स में या प्लेइंग कंडीशंस में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट स्पेसिफिक चेंजेस कर सकते हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए फिजिकल और मेंटल और टेक्निकल तीनों डिपार्टमेंट की स्किल लेवल अच्छे लेवल पे आना बहुत जरूरी है। और उसके साथ फिर कोचिंग करते वक्त आप कौन से फॉर्मेट की टूर्नामेंट खेलने वाले हो, उस प्रकार से आप उस फॉर्मेट के लिए ही प्रैक्टिस फिर डिजाइन कर सकते हो और कंडक्ट कर सकते हो। यस सर, बहुत बढ़िया। सर अभी साई सुदर्शन करके एक प्लेयर है जो जी। आईपीएल में तबाही मचा रहे थे और टॉप बिल्कुल। रन गेटर्स के लिस्ट में टॉप पे थे, बट यस। देखो डेब्यू तो किया है उन्होंने अभी इंग्लैंड के साथ, बट वो टच नहीं दिख पा रहा है उनमें, शायद कुछ टेक्निक में कमियां है। आपको क्या लग रहा है आपके नजरिए से? मैं ये नहीं कहूंगा टेक्निक में कमियां हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि टेक्निक में कमी होती है। टेक्निक में डिफरेंस होता है, चेंजेस होते हैं, और हर प्लेयर अपना अपना टेक्निक ले करके बचपन से खेलते आया होता है, और उसी टेक्निक से उसे सक्सेस मिलता है, इसीलिए उसे सिलेक्शन भी मिलता है ऊपर के लेवल पे। सो टेक्निक में कमी है ऐसा तो नहीं कहूंगा। जैसा मैंने कहा कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए इंडियन कंडीशंस में, गर्मी के मौसम में और T20 फॉर्मेट में खेल के उसमें सक्सेस पाने के बाद जब आप एकदम से इंग्लैंड में जाते हो, इंग्लैंड में क्लाइमेट अलग है, इंग्लैंड में फॉर्मेट अलग है, मेन
तो उस फॉर्मेट में आपको अडेप्ट होने के लिए थोड़ा समय आवश्यक है। और मैं ये कहूंगा साई सुदर्शन जैसे टैलेंटेड प्लेयर को ज्यादा समय नहीं लगेगा अडेप्ट करने के लिए। जैसे वो उनका डेब्यू सीजन है, डेब्यू सीरीज है, पहला ही मैच था, तो वो एक अडेप्ट होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा है। लेकिन आई एम श्योर वो इतने टैलेंटेड और इतने एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक सर्किट में तमिलनाडु से खेले हैं, साउथ जोन से खेले हैं, अलग अलग टीमों से प्रोफेशनल क्रिकेट खेले हैं, तो उतने मैच्योर है, उतने टेक्निकली काबिल है कि वो जल्द से जल्द अडेप्ट कर पाएंगे। तो आई एम श्योर ही विल अडेप्ट इन टाइम बिफोर द नेक्स्ट मैच, सेकेंड सेकेंड ऑफ जून को, जुलाई को। सर आगे जो क्वेश्चन आने वाला है और इसका जवाब सुनने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ। सर सपोज 2 दिन बाद एक मैच होने वाला है आपका, ठीक है? सो उस मैच की आप क्या क्या रणनीति करते हो? मुझे प्रॉपर प्रोसेस में सुनना है कि यार आप डिटेल में क्या क्या करते हो, एक एक चीज मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए। वैसे रणनीति तो काफी पहले शुरू हो जाती है, सिर्फ 2 दिन पहले ही नहीं, क्योंकि आपको पता होता है आप कौन सी टूर्नामेंट खेल रहे हो, उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है, उन टूर्नामेंट में टीमें कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है। तो रणनीति के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आपका स्वॉट एनालिसिस, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकर एरियाज कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कोई भी रणनीति प्लान करने से पहले। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ का मतलब है आपको अच्छी तरह से क्या आता है, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको आपके कौन से स्किल पर है। तो उसके उस पे आधारित आपकी स्ट्रेटेजी या रणनीति होती है। दूसरा, आपके पास आपके सामने कौन से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आने वाले हैं, ओपोनेंट टीम कौन सी है, उनमें से स्ट्रॉन्गर टीम्स कौन सी है, वीकर टीम्स कौन सी है। अगर लीग टूर्नामेंट का फॉर्मेट है तो आप कौन से टीमों के अगेंस्ट मैचेस खेलने वाले हो। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा आपकी रणनीति, एक बेसिक गेम, बेसिक टूर्नामेंट का प्लान, आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसा मैंने अब शुरुआत में कहा था कि हमारे WNPL का रोड मैप हमने, स्ट्रेटेजिक रोड मैप हमने बनाया था हमारे कैप्टन के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ और सपोर्ट स्टाफ। तो उस तरह से रणनीति बनाने के लिए आपके पास कम से कम एक 10 या 15 दिन, मैं कहूंगा 2 हफ्तों का समय तो एटलीस्ट होना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ रणनीति बनाना इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो एग्जीक्यूट आप कर पाते हो कि नहीं, या करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो रणनीति बनाने के बाद लगभग 10 10 या 12 प्रैक्टिस सेशंस अगर आप कंडक्ट करो, उसमें अगर आपके पास ग्राउंड है अवेलेबल, आप सेंटर विकेट पे मैच की तरह, जिसे हम आजकल मैच सिमुलेशंस कहते हैं, वैसे कुछ सिचुएशन प्लेयर्स को दे के वो प्रैक्टिस अगर आप कर पाओ, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी बनाई हुई रणनीति सही है या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो रणनीति शुरू हो जाती है टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट के बाद, और आपके पास कितना समय है, कम से कम 2 से 3 हफ्तों का समय होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आपकी टूर्नामेंट और नजदीक आ जाती है, आप जीरो डाउन करते हो, आप कंफर्म करते हो कि ये रणनीति सही है, और इसमें मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। मेरे मेरे बॉलर्स बॉलर्स में भी फास्ट बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, कौन से मेरे स्ट्राइक बॉलर्स है, कौन से मेरे कंटेन करने वाले बॉलर्स है, कौन से बॉलर्स मेरे रन दबाने की बॉलिंग अच्छे से कर पाते हैं, कौन से बॉलर्स मेरी विकेट लेने की बॉलिंग अच्छी करते हैं, कौन से बैटर्स है जो मेरे पावर हिटर्स है, कौन से बैटर्स है मेरे जो ग्राफ्टर्स है, टीम को साथ लेकर के आगे ले जाते हैं। तो इस पे बेस्ड आपकी रणनीति, और रणनीति पे बेस्ड आपकी प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसा आपने पूछा 2 दिन पहले, फिर आपकी किसके साथ मैच है, उस पे बेस्ड आप अप्रोक्सीमेटली क्या 11 प्लेयर्स खिलाने वाले हो, या 2 प्लेयर्स उसमें आप जोड़ दीजिए बैकअप के तौर पे, कि आपके 12 या 13 प्लेयर्स का एक बंच, एक स्क्वाड आपके दिमाग में रहता है, कैप्टन के साथ डिस्कस किया हुआ होता है कि हाँ, मैं 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ जाना चाहूंगा, या मैं 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर और 7 बैट्समैन के साथ जाना चाहूंगा।
या फिर 3 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, और मेरे 7 बैटर्स में 2 ऑलराउंडर्स है। तो ये जो टीम कॉम्बिनेशन होता है वो अ, जैसा फॉर्मेट पे बेस्ड होता है, वैसा ही आप किनके अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, कौन से ग्राउंड पे, कौन से पिच पे आप मैच खेल रहे हो, अ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यस तो सर, पिच रणनीति कंडीशन एक बहुत बहुत मैटर इंटरेस्टिंग करती टॉपिक है। है। यस, कंटिन्यू सर। यस, जितना जितना बात करें उतना कम है, लेकिन इन सारे फैक्टर्स पे बेस्ड आप आपकी स्ट्रेटेजीज हमेशा बनाते हैं। यस सर, आप डेटा एनालिस्ट और टेक्नोलॉजी का उपयोग कोचिंग में कैसे करते हो सर? टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, वीडियोस, प्लेयर्स के देख के वीडियोस के बेस्ड एनालिसिस, ये ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है। मैं ये कहूंगा कि इसकी इसकी हेल्प से, इसकी मदद से आप आपके कोचिंग में काफी एडवांसमेंट ला सकते हो, और उन एडवांसमेंट से आप प्लेयर्स की डेवलपमेंट और प्लेयर्स के गेम को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। छोटी छोटी कुछ गलतियां होती है जो शायद आप नजरअंदाज कर देते हो, या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, या आप नेकेड आई से देख नहीं पाते हो, वो आपको वीडियोस के जरिए दिख जाती है। डेटा एनालिसिस का फायदा ये है कि अगर आपकी टूर्नामेंट चल रही है और मिडवे कहीं बीच में आपको एक पैटर्न नजर आता है कि 3 या 4 मैचेस के बाद हमारे बैटर्स का या बॉलर्स का एक स्पेसिफिक पैटर्न इस्टेब्लिश हो रहा है, कि हमारी बॉलर जो है वो ओवर के पहले ही बॉल पे चौका खा रही है या खा रहा है, या ओवर के लास्ट बॉल पे ही चौका या छक्का खा रहा है। तो शायद ये एक पैटर्न बन चुका है हर मैच में, और ये हमें एक आइडिया देता है कि या तो मेरा बॉलर ओवर के पहली बॉल पे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, हमेशा पहले 2 बॉल पे चौका खाता है, या लास्ट के 2 बॉल में अगर चौका छक्का खा रहा है तो मतलब वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि मुझे ओवर अच्छे से फिनिश करनी है। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई कर रहा है, शायद विकेट लेने के लिए ट्राई कर रहा है, तो लास्ट के 2 बॉलों पे चौका छक्का खा रहा है। तो डेटा एनालिसिस का फायदा ये भी है कि आपको ये पैटर्न्स दिख जाते हैं, और फिर उसके अनुसार आप प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, जिससे आप बचे हुए मैचेस में, बचे हुए टूर्नामेंट में कमबैक कर सको, या और अच्छे से जीत पाने के लिए एफर्ट्स कर सको। तो डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस हो या स्टैटिस्टिकल डेटा हो, जिससे आपको हेल्प मिलती है। ना सिर्फ मैच एनालिसिस, बल्कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम अगर आप वीडियोस शूट करते हो, और उन वीडियोस को एज एविडेंस आप आपके रिकॉर्ड्स में, आपके आर्काइव्स में रख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर की कंपैरिजन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, 6 वीक्स का अगर आपने कोचिंग प्रोग्राम बनाया है, 1.5 महीने का या 2 महीने का, 6 to 8 वीक्स का, तो शुरुआत में अगर आप वीडियो शूट करते हो तो आपको प्रेजेंट लेवल ऑफ स्किल नजर आता है, आज की आपकी स्किल लेवल कैसी है। और फिर 2 महीने काम करने के बाद दोबारा से आप वीडियो शूट करते हो, तो फिर आप प्रीवियस एंड नाउ इसकी कंपैरिजन कर सकते हो। जब आप प्लेयर्स को उनके ही वीडियोस दिखाते हो, और वीडियोस दिखाते दिखाते उनकी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का डिस्कशन करते हो, तो प्लेयर्स को वो बहुत जल्दी पिक हो जाता है, क्योंकि वो अपनी खुद की गेम टीवी पे या स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है आजकल की कोचिंग का। साथ ही साथ मैं इसमें एक और ऐड करूंगा, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है आजकल। फिजिकल टूल्स जैसे थ्रोइंग आर्म होता है, साइड आर्म जिसे कहते हैं, या थ्रोइंग आर्म है, बॉलिंग मशीन है, फील्डिंग के कैचेस देने के लिए एक वो स्लिप कैचिंग का बोर्ड आता है। ऐसे जो टूल्स है, मशीनरी है, टूल्स है, उसका भी इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस और एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट कर सकते हो, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रिजल्ट्स के लिए आपको हेल्प हो सकती है। एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया कहा आपने। अब थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट एंड प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप टीम के अंदर पॉजिटिव, सकारात्मक और सहयोगी माहौल कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव अप्रोच या ऑल इंक्लूसिव सहयोगी माहौल,
बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेयर का माइंडसेट पहचानना। एक कोच को वो बहुत जरूरी होता है कि प्लेयर कौन से माइंडसेट से गुजर रहा है, किसी टूर्नामेंट के पहले या टूर्नामेंट के दौरान। उनका माइंडसेट उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है या उनका माइंडसेट कांस्टेंट है और परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कौन सी चीजें हो रही है ये इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप जान लेते हो तो आपको उस तरीके से डील करना आसान हो जाता है। दूसरा, टीम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान पॉजिटिव माहौल रखना बहुत जरूरी है। कोचेस जब प्रैक्टिस सेशंस डिजाइन करते हैं उसी वक्त उनको ये ख्याल रखना जरूरी है कि आपके प्रैक्टिस सेशंस बोरिंग तो नहीं हो रहे, क्योंकि जितने प्रैक्टिस सेशंस मोनोटोनस या बोरिंग हो जाएंगे प्लेयर्स का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो प्रैक्टिस सेशंस को एक्साइटेड रखने के लिए प्लेयर्स के सामने छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करना बहुत जरूरी है। नेट प्रैक्टिस हो, फील्डिंग सेशंस। फील्डिंग प्रैक्टिस एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है जिससे आप प्लेयर्स को एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी दे सकते हो, एक माहौल क्रिएट कर सकते हो। तो इन इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप पॉजिटिविटी ला सकते हो। दूसरा, आप प्लेयर्स के माइंडसेट को आइडेंटिफाई करके उनके साथ वन टू वन डील कर सकते हो, वन टू वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी प्लेयर को अपने बैड पैच से बाहर निकालने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कुछ प्लेयर्स जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं उनको ग्राउंडेड रखने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो प्लेयर का माइंडसेट जानना बहुत जरूरी होता है। यस सर। और कभी आपने सर अपनी टीम को कभी मूवीज दिखाने लेके गए हो या फिर किसी और जगह पे जैसे टेम्पल हो गया, आप कहीं पे लेके गए हो या नहीं, एक गए पॉजिटिव हैं। एटमॉस्फेयर क्रिएट आप करने बिल्कुल बिल्कुल, ये हेल्प करता है, जिससे टीम वर्क बढ़ता है, टीम की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। एक दूसरे को जब हम पर्सनल लेवल पे मैदान से बाहर जानने लगते हैं, हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। क्योंकि आपका स्वभाव, आपका नेचर जब मैं जानने लगता हूं तो मैं उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश भी करता हूं। क्योंकि हम दोनों को एक साथ रहना है, टीम में एक साथ खेलना है, पार्टनरशिप करनी है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर मैं बॉलर हूं तो मेरी बॉलिंग पे विकेट कीपर या फील्डर ने अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए। मैं अगर बैट्समैन हूं तो मेरे मेरे साथ किसी दूसरे बैट्समैन ने पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो उसके लिए एक दूसरे के साथ मैच करना, नेचर मैच करना या एडजस्टमेंट्स करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस का ही एक पार्ट होता है मूवीज को ले जाना या किसी टेंपल में जाना या कोई साइट सीइंग के लिए ले जाना। कुछ टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज होती है, कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, टीम एक्टिविटीज होती है, जिससे भी आप वो माहौल क्रिएट कर सकते हो। और वो पार्टनरशिप या वो टीम वर्क, यूनिटी, इंटरडिपेंडेंस की आप प्रैक्टिस करा सकते हो। तो हम भी करते हैं। अभी हाल ही में हमारे WMPL कैंपेन के दौरान हमने हमारी टीम को एक मूवी दिखाई, टेम्पल्स में लेकर गए थे। पुणे के बहुत फेमस दो टेम्पल्स है, मैं जिक्र करना चाहूंगा। दगड़ू शेठ गणपति, तो दगड़ू शेठ गणपति का हम लोग दर्शन करने एक साथ गए थे, पूरी टीम, सपोर्ट स्टाफ, टीम मैनेजमेंट। प्रति बालाजी हम जिसे कहते हैं, पुणे में बालाजी का एक भगवान बालाजी का मंदिर है, वहां पे भी हम लेकर गए थे। तो एक एक पुणे से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे जाने से वो एक बस में माहौल क्रिएट हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, एक दूसरे के साथ बातें किए हैं, बस में एंजॉय किए जर्नी के दौरान। तो एक वो माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। सो ये टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी भी हो जाते हैं। यस या अगर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन खराब चल रहा है, वो एक बैड फेज से चल रहा जी है, तो आप उसे जी कैसे जी। प्रेरित करते हो? उनको प्रेरित या उनको इंस्पायर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक कोच को ये हो जाता है कि आप उनको डांटे ना। उनको डांट के, क्योंकि वो जल्दी आउट हो रहे हैं या शायद बॉलिंग खराब कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि वो आपके टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उनकी स्किल लेवल अच्छी है इसीलिए तो वो आपकी टीम का पार्ट है। आज या अभी फिलहाल उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करके उनकी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है,
या कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है खेलने के दौरान, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। ये अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उनसे उनको सॉल्यूशंस देना आसान हो जाता है। तो वन टू वन इंटरेक्शन इसमें हेल्प करता है प्लेयर्स के साथ। प्राइवेट में अगर आप वन ऑन वन डिस्कशन करें, उनके ऊपर भरोसा दिखाए, उनको आपके ऊपर भरोसा हो जाए, तो डेफिनेटली दे विल ओपन आउट, दे विल शेयर देयर हार्ट विथ यू। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, ये जानने के बाद आप उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो वन ऑन वन इंटरेक्शन, फिर चाहे वो प्लेयर के साथ एक ग्राउंड की चक्कर लगाना हो, या अगर आप टूर पे हो तो रेस्टोरेंट में कॉफी के लिए उनको बुला के वन टू वन डिस्कशन करो, या डिनर के दौरान या खाने के दौरान डिस्कशन करो, या ड्रेसिंग रूम में ही आप उनके साथ डिस्कशन करो। लेकिन वो वन टू वन इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, खास करके बैड पैच में चल चल रहे प्लेयर्स के साथ। तो वो उनको इंस्पायर करता है, उनकी बैड पैच से बाहर आने के लिए आप उनको मदद कर सकते हो। और अगर आप उनको सॉल्यूशंस दो तो कम समय में आप उनसे उनको वापस फॉर्म में भी ला सकते हो। यस सर, जैसे आपने फॉर्म ये वर्ड यूज किया सर, हमारे एक्सपर्ट फील्ड में ना कई सारे एक्सपर्ट्स है, वो बोलते हैं किसी बैटर को यार वो इन फॉर्म है, वो आउट ऑफ फॉर्म है। और मुझे क्या करेक्ट। लगता है, देखो फॉर्म नाम की ना, मैं हमेशा वीडियो में यही जिक्र करता हूँ कि फॉर्म नाम की चीज नहीं होती है। सपोज किसी बैटर के लिए ना उसका शॉट सिलेक्शन मैटर करता है। अगर बिल्कुल। भले ही वो फॉर्म में है, बट उसका शॉट सिलेक्शन ही अगर सही नहीं है तो विकेट फेंक के जाएगा। तो शॉट सिलेक्शन बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, सामने का बैट्समैन कैसे खेलता है, पिच कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और यही है सर, कोचिंग स्टाफ की भी एक अहम वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि आप आपके टीम में अन्य कोचिंग स्टाफ के साथ कैसे काम करते हो, और कोचिंग स्टाफ में कौन कौन होते हैं सर? कोचिंग स्टाफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपके साथ आजकल प्रोफेशनल सेटअप जब होता है तो हेड कोच के साथ साथ स्पेशलिस्ट कोचेस भी होते हैं। बैटिंग कोच हो सकता है, बॉलिंग या फील्डिंग कोच हो सकता है, असिस्टेंट कोचेस होते हैं जो आपको हर डिपार्टमेंट में हेल्प करते हैं प्रैक्टिस अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स या एसएनसी हम जिसे कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, उनकी हमें बहुत जरूरत होती है। साथ ही साथ टीम डॉक्टर या टीम फिजियोथेरेपिस्ट टीम के साथ चलते हैं। तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स साथ में होने का फायदा ये है कि आप अच्छी तरह से जो प्लानिंग करते हो उसका एग्जीक्यूशन आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप आपके साथ एक्सपर्ट्स भी है, ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स भी है। तो आप साइमल्टेनियसली बच्चों को या प्लेयर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके साथ ही साथ आप बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिजिकल फिटनेस, या कोई एक प्लेयर इंजर्ड है या माइनर सा कुछ हो गया है तो साथ ही साथ टीम डॉक्टर या फिजियो के पास भेज दिया आपने, तो एक साथ आप प्रैक्टिस अच्छे से एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकते हो। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि सपोर्ट स्टाफ को भी प्लेयर्स की ही तरह एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ चलना पड़ता है। एक दूसरे के साथ मिल के जब आप एक यूनिट की तरह काम करते हो तो आप रिजल्ट्स अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मेरा ये तरीका है कि मैं हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट से उनके उनके डिपार्टमेंट के इनपुट्स लेता हूँ कि बॉलिंग कोच से बॉलिंग के बारे में, कौन सा बॉलर कैसे कर रहा है, फील्डिंग कोच से फील्डिंग और विकेट कीपिंग के बारे में, असिस्टेंट कोचेस या बैटिंग कोचेस जो होते हैं उनकी तरफ से उनके डिपार्टमेंट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट से फिटनेस के बारे में, इंजरीज के बारे में। सो ऐसे जब हम मैं इनपुट्स लेता हूं तो मेरे पास एक अच्छा सा डेटा आ जाता है, और फिर बेस्ड ऑन दैट डेटा फिर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन से डिस्कस करके रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छे से बना सकते हैं। या सर, जब भी कोई प्लेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है ना, तब जब उनके जो एसएनसी कोच रहते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, या फिर सपोज स्टाफ में डेटा एनालिस्ट हो गए, या फिर कोई भी, यस। उनके चेहरे पर जो खुशी आती है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार इन दोनों का मतलब जो इन्होंने सिखाया है वो जाके वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं बेहतरीन। ये जो तालमेल है ना, ये बहुत अच्छा लगता है सर। मुझे हमेशा से ये क्वेश्चन था कि प्लेइंग 11 या फिर 12 का चयन टीम में कैसे होता है, और उसमें कौन कौन शामिल होता है। कैप्टन और कोच तो होते ही है, तो इसका थोड़ा सा
एक्सप्लेन कीजिए सर। जैसा मैंने अभी अभी बताया, सपोर्ट स्टाफ से इनपुट्स लेके हेड कोच इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ मिलकर फिर वो बेस्ड ऑन द फॉर्मेट, बेस्ड ऑन द ओपोनेंट और कौन से वेन्यू पे मैच है, बेस्ड ऑन दैट पिच कैसा है, सरफेस कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, टीम का चयन करते हैं। प्रोफेशनल टूर्नामेंट जैसे आईपीएल में इम्पैक्ट सब का रूल है, विमेन्स क्रिकेट में वो नहीं है, तो आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसका जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, वो कैप्टन, वाइस कैप्टन, हेड कोच मिलके करते हैं। लेकिन हेड कोच अपने डिपार्टमेंट से, अपने सपोर्ट स्टाफ से इनपुट्स लेके फिर आगे चलता है। यस सर, कभी कभार कोच और कैप्टन के बीच में किसी बात से लेकर अगर मतभेद हुआ तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो सर? देखो, जैसा मैं अभी कहते आया हूं कि प्लेयर और कोच का रिलेशनशिप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट से होना चाहिए। तो कुछ चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। आखिरकार कैप्टन भी एक इंडिविजुअल है, कैप्टन की भी अपनी सोच होती है। तो मेरा ये मानना है कि सीनियर लेवल पे खास करके कोच को समझना चाहिए कि कैप्टन भी एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, और उनके एक्सपीरियंस से वो कुछ प्लान्स बनाते हैं और मैच में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और प्लेयर को, कैप्टन को भी ये समझना चाहिए कि आपको कोच का एक बहुत डेलिकेट नाता होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये टेम्पररी होता है, ये कभी परमानेंट नहीं होता, और वो किसी एक मुद्दे के ऊपर से हो सकता है। बस आप उस मुद्दे को सॉल्व कीजिए, मसला हल हो जाएगा। यस सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि कोच को भी समझना है कि यार वो प्लेयर भी, उसका भी एक कुछ माइंडसेट है, वो भी प्लान कुछ ढूंढ रहा होगा, तो वो भी, उसको भी इम्प्लीमेंट करने देना है। और कभी कभार प्लेयर को भी ये समझ में आना चाहिए कि यार कोच भी कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो वो भी ध्यान में रखना है। और सर, लास्ट दो क्वेश्चन आपके लिए आने वाले। सबसे पहले, विमेन्स क्रिकेट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि टीम इंडिया वर्सेस टीम ऑस्ट्रेलिया, सर टीम इंडिया का गेम कहाँ पे जा रहा है, और टीम ऑस्ट्रेलिया जो मतलब टॉप पे बैठी है, उनका क्या गेम चल रहा है, मतलब वो कैसे खेलते हैं, फिटनेस लेवल कैसे मैनेज करते हैं, और टीम इंडिया को कैसे वहां वहां पे मैच करना है? वेल, विमेन्स क्रिकेट का एनालिसिस अगर करना है और कंपेरेबल एनालिसिस करना है दो टीमों का, इंडियन टीम के साथ साथ, तो मैं कहूंगा सबसे पहले टीम इंडिया मेरे ख्याल से अब सेटल हो रही है, प्लेयर सेटल हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक कुछ साल पहले हमने देखा कि एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। हमारी सीनियर प्लेयर जैसे झूलन गोस्वामी, लॉन्ग स्टैंडिंग मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन मिताली राज जस्ट रिटायर हुई थी। तो इन दो सीनियर प्लेयर्स के रिटायरमेंट के बाद जब टीम में चेंजेस हुए, तो नई नई आई हुई प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करके टीम में सेटल होने में थोड़ा समय लगा, जरूर लगा। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि इंडियन विमेन टीम अब सेटल हो रही है, अपने अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, बैटिंग एक यूनिट की तरह काम कर रही है, बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग अब अच्छे से परफॉर्म कर रही है। चाहे रेणुका सिंह हो या अब अरुंधति रेड्डी टीम में सेटल हो रही है अपने परफॉर्मेंस से। अमनजोत ने अभी अभी डेब्यू किया है। अमनजोत इज अ वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर एंड अ वेरी सुपर आउटस्टैंडिंग फील्डर, बहुत फिट भी है। पूजा वस्त्राकर अभी इंजरी से गुजर रही है, लेकिन जब वो फिट होके कमबैक करेगी तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट और स्ट्रेंथन हो जाएगा। दीप्ति शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़ सीनियर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, श्रीचरणी अभी अभी आई है, और साथ साथ वो लेग स्पिनर मिश्रा। सो इस तरह से राधा यादव। सो स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, या मैं कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीप्ति शर्मा इज द सीनियर मोस्ट स्पिनर,
बट उसके साथ साथ बाकी स्पिनर उसके अराउंड रिवॉल्व होते होते परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल विकेट कीपर भी कई सारे ऑप्शन सामने हैं। रिचा, उमा छेत्री, यास्तिका भाटिया, these three players have been performing quite well at international and professional level. तो बहुत अच्छा फ्यूचर है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। एंड टीम ऑस्ट्रेलिया भी सेटल्ड टीम है। दे आर मोर क्लियर इन देयर प्रिपरेशन, क्योंकि सिक्योरिटी वैसे देखा जाए तो इंडिया की कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादा है। लेस नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मैं ये कहूंगा, तो उनको सुकून है थोड़ा सा। दे नो दैट दे आर देयर इन द टीम एंड देयर ओनली जॉब इज टू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो वो एक माइंडसेट डिफरेंट होता है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का। तो टैलेंट वाइज अगर देखा जाए, फिटनेस वाइज देखा जाए, तो हम लोग कहीं भी कम नहीं है उनसे। एंड वी हैव शोन टाइम टू टाइम कि हम लोग उनको बीट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। अब हम कंसिस्टेंसी अवे गेम्स में, सेना कंट्रीज में या दूसरे देशों में जाके जीत रहे हैं, तो वो जीत की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। सो दैट इज द ओनली। बहुत बढ़िया सर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यही होने वाला है कि आपके आगे के क्या प्लान्स है सर? वैसे आगे के प्लान्स कोचिंग करते रहना, कोचिंग में और अच्छा करना, इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ साथ जिस भी टीम के साथ मैं जुड़ जाऊं उस टीम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना। सो मैं ये ऐसे जनरलाइज्ड प्लान सेट करके मेरा कोचिंग करता हूं। अभी हमारे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है। तो उस प्लेटफॉर्म पे रह के अगर हम काम करते रहे जिस भी लगन से और पूरी ऑनेस्टी से और हार्डवर्क से हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो आई एम श्योर हम लोग और अच्छा रिजल्ट देंगे। महाराष्ट्र की अंडर 17 गर्ल्स ने एक वेस्ट जोन की टूर्नामेंट में चैंपियनशिप दिलवाई है। सीनियर टीम हो या अंडर 19, अंडर 23 एज ग्रुप की टीम्स हो, क्योंकि पिछले 3 साल से मेरा स्टेट क्रिकेट में विमेन्स क्रिकेट के साथ संबंध रहा है, ताल्लुक रहा है। आई एम वर्किंग इन विमेन्स क्रिकेट फॉर द पास्ट 3 years फॉर द स्टेट। तो मैं विमेन्स क्रिकेट का ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यस सर। सर आपके साथ बात करते हुए और आपसे सुनने में मुझे लगता है ये जो इंटरव्यू हुआ है ना, मुझे कम से कम 2 बार तो सुनना ही पड़ेगा। और बिना फॉरवर्ड करके जिस तरीके से आपने एक एक चीज को बारीकी से, और इससे आपका जो पैशन है, आपका जो लगन है, आपका जो डेडिकेशन है, ये जो दिख रहा है ना सर, हैट्स ऑफ। और मुझे माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शरद, मैं ये कहूंगा कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि क्रिकेट के प्रति मेरा प्रेम, मेरा पैशन, यही मेरी लाइफलाइन है मेरे क्रिकेटिंग जर्नी की। सो इट गिव्स मी मोटिवेशन। यही मुझे इंस्पायर करते रहता है कि और अच्छा करना चाहिए और नॉलेज लेना चाहिए ताकि मैं वो नॉलेज पास ऑन कर सकूं। तो दैट हैज बीन माय एफर्ट ऑल द टाइम। एंड आई एम प्रिविलेज्ड। मेरा सौभाग्य है शरद के तुमने इनवाइट करके तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे मुझे मेरे दिल की बात कहने का मौका दिया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यस सर, थैंक यू सो मच सर। जल्दी थैंक यू। मिलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, इन पर्सन मिलेंगे जल्दी। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आनंद फैंटेसी वर्ल्ड चैनल।